अप्लाइड साइंस क्लासेज फॉर केमिस्ट्री। आज हम लोग इस केमिस्ट्री के क्लास में, ये क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री है, इसमें सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कैटालिसिस पर और कैटालिस्ट पर बात करते हैं। तो आप बहुत पहले से ये डिफिनीशन जानते हैं कि कैटालिस्ट जो होते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं, प्रीवियस क्लासेज में भी उसका सिंपल इंट्रोडक्शन मिला होगा कि कैटालिस्ट्स आर सच सब्सटेंसेज दैट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप ये चीज़ को अर्लियर क्लासेज में पढ़ते थे तो वहाँ पर बता देता है कि कैटालिस्ट जो है वो रेट बढ़ा भी सकता है, रेट घटा भी सकता है। तो वहाँ भी सिमिलर मीनिंग में चलता है, लेकिन अगर मीनिंग के हिसाब से देखा जाता है, टर्म वाइज देखते हैं, तो उसके प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम लोग देखे हैं कि कैटालिस्ट जो होते हैं वो टर्म यूज किए जाते हैं ऐसे सब्सटेंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उनके लिए हम लोग एक अलग टर्म यूज करते हैं, इनहिबिटर्स। ठीक है, तो जो डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उनको इनहिबिटर बोलेंगे, और जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को उसको कैटालिस्ट बोलेंगे। और इस प्रोसेस को, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट का यूज करके उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के, उस अल्टर करने के, चेंज करने के प्रोसेस को, तो अल्टर भी कहा जाए तो वहाँ पर अंडरस्टूड है कि कैटालिस्ट है तो वो इंक्रीज करेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटालाइसिस। तो टर्म दिया हुआ है कि कैटालिस्ट एंड कैटालाइसिस, तो सब्सटेंसेज विच अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, व्हाइल रिमेनिंग देमसेल्व्स रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड। तो व्हाइल रिमेनिंग देमसेल्व, जबकि अपने को रखते हुए, कैसे रखते हुए, रिमेनिंग देमसेल्व। तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे रिमेनिंग है, यहाँ रिमेन्स है, तो मीनिंग समझना है कि व्हाइल रिमेनिंग देमसेल्व, यानी अपने को रखते हुए, किस रूप में, तो रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड, यानी केमिकली, केमिकल कोई इसका चेंज नहीं होगा, यानी इस सब्सटेंस से कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका ना ब्रेकिंग होगा ना इसमें कुछ एडिंग होगा, और क्वांटिटेटिवली मीन्स अमाउंट के हिसाब से भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अमाउंट जितना लिया गया है उतना ही रहेगा पूरे रिएक्शन में, और रिएक्टेंट के साथ जितना मिलाया गया है प्रोडक्ट के साथ भी उतना ही अमाउंट में ये सब्सटेंस अनचेंज कंडीशन में प्राप्त होता है। तो वैसे सब्सटेंस आर नोन एज कैटालिस्ट, उनको हम लोग कहते हैं कैटालिस्ट, एंड द फेनोमेनन इज नोन एज कैटालाइसिस। और यही एक्शन ऑफ कैटालिस्ट इन अ रिएक्शन का जो फेनोमेनन होता है, और चेंजिंग और अल्टरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटालिस्ट इज नोन एज कैटालाइसिस। अब कैटालिस्ट और कैटालाइसिस टर्म को समझ लिए, तो अब इसी में जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है कि एग्जाम्पल में कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम KClO3, ये पोटेशियम कोलेट है। तो पोटेशियम कोलेट को लैब मेथड है ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करने का, कि अगर आप पोटेशियम कोलेट को हीट करेंगे तो उससे पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन अगर इसका होता है डायरेक्टली देखा जाए तो KClO3 है, इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने पर हमको निकल रही है क्या, तो KCl + O2। अब थोड़ा बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए O3 है, यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड इक्वेशन तो हमारा ये हुआ, ये ऑक्सीजन गैस के प्रिपरेशन का ही बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। लेकिन अब ये अगर डायरेक्ट KClO3 को हम हीट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेगा और तब ऑक्सीजन गैस का रिमूवल होगा। और इसी रिएक्शन में अगर हम लोग MnO2 ऐड कर देते हैं, MnO2 जो यहाँ पर लिखा गया है कि फ्रॉम KClO3 इज कैटलाइज्ड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2,
तो अगर MnO2 यहाँ मिला देते हैं तो ये MnO2 मिलाने पर ये सेम रिएक्शन होगा, इसमें कोई अलग से नहीं होगा। MnO2 इसमें न जुड़ेगा, इसमें भी नहीं जुड़ेगा, जितना MnO2 आप डाले हैं उतना MnO2 निकलेगा। लेकिन होगा क्या कि इस MnO2 के प्रेजेंस के कारण इस KClO3 का ब्रेकिंग रेट यानी प्रोडक्शन रेट ऑफ ऑक्सीजन आपका बढ़ जाता है बहुत। इसी तरीके से एल्युमिनियम आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम करते हैं जब आप, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में बॉक्साइट ओर से हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं, लेकिन उसमें अगर हम लोग डायरेक्ट हीट करेंगे तो लगभग 1700-1750 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ी मात्रा में क्रायोलाइट मिला देते हैं तो वहाँ पर वो आपका लगभग 850, 800 में आधे टेम्परेचर में ही काम हो जाता है। तो इस तरीके से ये कैटालिस्ट के यूज से हमको फ़ायदा क्या होता है, तो इसमें हमको रिएक्शन में खर्च कम पड़ता है, हीट कम करना पड़ता है, और प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके जल्दी मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कैटालिस्ट का यूज करते हैं। अब कैटालिस्ट भी अपने आप में डायरेक्ट काम नहीं करता है, डायरेक्ट कुछ मामले में डायरेक्ट कैटालिस्ट काम करता है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर मिलाया जाए कैटालिस्ट के साथ तो उसमें कैटालिस्ट का कैटालिटिक एक्शन इंक्रीज कर जाता है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके प्रेजेंस के कारण कैटालिटिक एक्शन कम हो जाता है। तो हमको कभी कभी कम करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग कैटालिटिक एक्शन को बढ़ाने के लिए यानी कैटालिस्ट को बढ़ाने के लिए या कैटालिस्ट जो यूज कर रहे हैं उसके द्वारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो उसमें कैटालिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए भी हम कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में। तो जो सब्सटेंस कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं, प्रोमोट करते हैं कैटालिस्ट के एक्टिविटी को। और दूसरे होते हैं पॉइजन्स। तो पॉइजन का काम होता है किल करना, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी को किल करने लगते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं कि प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। तो द सब्सटेंसेज विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट आर कॉल्ड promoters, and substances which decrease the activity of a catalyst are called poisons। तो मीनिंग में प्रोमोटर्स और पॉइजन में समझ सकते हैं। बस कभी कभी कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैटालिस्ट और इनहिबिटर्स जो है उसी की तरह इसको प्रोमोटर्स और पॉइजन्स को मानने लगते हैं, या कैटालिस्ट और प्रोमोटर को दोनों को एक ही समझ लेते हैं बाय कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कैटालिस्ट और इनहिबिटर जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, जबकि प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स जो होते हैं ये कैटालिस्ट के एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन को नहीं बल्कि डायरेक्टली ये कैटालिटिक एक्टिविटी को, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब इसके बाद है कि अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, यानी जो कैटालाइसिस होता है ये प्रोसेस होता है एक्शन ऑफ कैटालिस्ट का। तो ये प्रोसेस दो तरह का कैटेगराइज किया गया है। एक है कि जिसमें रिएक्टेंट का और कैटालिस्ट का दोनों का फिजिकल कंडीशन सेम होता है, और एक दूसरा टाइप है जिसमें रिएक्टेंट और यूज कैटालिस्ट का फिजिकल कंडीशन, फिजिकल स्टेट अलग अलग होता है। तो अब इसके दो टाइप हो जाते हैं, एक होमोजेनियस कैटालाइसिस और एक हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। तो होमोजेनस कैटालाइसिस में हो गया क्या, होमोजेनस का मतलब तो आप समझते हैं यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली कैटालाइसिस का मतलब क्या हुआ कि जिस कैटालाइसिस में कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स दोनों के फिजिकल स्टेट सेम हो, होमो का मतलब तो सेम से आप निकाल सकते हैं। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट दोनों के फिजिकल स्टेट सेम होते हैं उनको हम लोग कहते हैं होमोजेनस कैटालाइसिस। ठीक है। और
इसके बाद आता है हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। तो हेट्रोजेनस मीनिंग से यह स्पष्ट है कि जब होमोजेनस कह रहे थे कि दोनों रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फिजिकल स्टेट में थे, तो यहाँ पर मीनिंग से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि हेट्रोजेनस में क्या होगा। तो हेट्रोजेनस कैटालाइसिस में आपका हो जाएगा कि ऐसे कैटालाइसिस रिएक्शंस या ऐसा कैटालाइसिस जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों के फिजिकल स्टेट अलग अलग हों, तो उनको हम लोग हेट्रोकैटालाइसिस कहते हैं। अब इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जब SO3 में कन्वर्ट किया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जब होता है तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO के प्रेजेंस में फास्ट होता है। तो इसमें NO आपका कैटालिस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड मेन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन उसके साथ मिला हुआ है, ये दोनों गैसियस फेज में हैं, और ये आपका NO भी गैसियस फेज में है। तो जब NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी गैसियस फेज में, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस फेज में, ऑक्सीजन भी गैसियस फेज में, यानी रिएक्टेंट और कैटालिस्ट ये दोनों आपके सेम फेज में है। तो इस कंडीशन में जो आपका SO3 बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस बनती है, ये भी गैस है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों गैस, ये भी गैस, तो केस किसका हो गया, होमोजेनस कैटालाइसिस का। तो इसको हमने लिखा होमोजेनस कैटालाइसिस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है आपका कि जैसे लेते हैं कि C12H22O11 यानी शुगर का सॉल्यूशन है, और इस शुगर के सॉल्यूशन में अगर H2O डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो वो और उसमें कैटालाइसिस के कैटालिस्ट के रूप में H2SO4 का थोड़ा सा यूज करते हैं, H2SO4 थोड़ा मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं C6H12O6, और यहाँ भी C6H12O6 बनते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपका एक्वस था, H2O मिलाया लिक्विड था, H2SO4 भी मिलाया लिक्विड था। तो रिएक्टेंट और आपके रिएजेंट दोनों सेम फेज में थे, सेम फिजिकल स्टेट में थे, तो ये भी आपका होमोजेनस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि 2SO2 गैस है, ऑक्सीजन है, और इसको जब इसके पहले हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ करा रहे थे कैटालाइसिस, तो वो हमारा हो रहा था होमोजेनस कैटालाइसिस। लेकिन यहाँ पर सेम रिएक्शन को अगर हम लोग प्लेटिनम के साथ कराते हैं, प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो यहाँ पर प्लेटिनम आपका हो गया सॉलिड में है और प्रोसेस सेम है, तो इसमें भी कैटालाइसिस हो रहा है। तो इस कैटालाइसिस को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनस कैटालाइसिस, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड, ये जो है कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है और रिएक्टेंट आपके गैसियस फेज में है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल जो बहुत फेमस है, हेबर विधि से, हेबर मेथड से जो आप अमोनिया का प्रोडक्शन देखते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिल करके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन होता है हेबर मेथड में, उसमें आयरन का हम लोग फाइन पार्टिकल्स यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। तो आयरन भी यहाँ जो हुआ वो ये दोनों गैसियस फेज और यहाँ पर सॉलिड फेज हो गया। तो इस तरीके से ये भी हेट्रोजेनस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से कई एग्जांपल्स हैं, आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं, आपके बुक में भी अदर एग्जांपल दिए गए हैं। तो आप इन दोनों टर्म को यूज कर सकते हैं। आपको पूछा जाता है कि होमोलिटिक या होमोजेनस कैटालाइसिस का एग्जांपल दीजिए, हेट्रोजेनस कैटालाइसिस का एग्जांपल दीजिए, उसको डिफाइन कीजिए, ये सब क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। ये जो हेट्रोजेनस कैटालाइसिस हो रहा है, तो इसमें तो ये बात क्लियर है कि ये गैसियस या लिक्विड स्टेज में है, इधर प्राय सॉलिड स्टेट में आपको दिया जा रहा है, हेट्रोजेनस है। तो इस कंडीशन में ये कैटालाइसिस कैसे होता है, क्योंकि कैटालाइसिस के डिफिनीशन में हम लोग पढ़े हैं कि कैटलिस्ट जो यूज सब्सटेंस है उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है, वो जितना क्वांटिटी लिया गया है पहले रिएक्शन के बाद भी उतना ही क्वांटिटी मिलता है। तो आखिर ये क्यों नहीं चेंज होता है, तो इसी पर है कि अब इस एडजॉर्प्शन थ्योरी
ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस की बात करें तो इसमें दो तरह की थ्योरी आती है। पहले जो थ्योरी थी ओल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं कि ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। तो पहले ये माना जाता था कि कैटालिसिस प्रोसेस सीधे एडजॉर्प्शन के कारण होता है। बाद में ये भी देखा गया कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो जनरली किसी रिएक्शन में, जैसे हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनते अधिकांश रिएक्शन में, बल्कि रिएक्शन जब शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो रिएक्टेंट में कुछ चेंजेज होते हैं और उसके कारण कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं और फिर दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पर ओल्ड एक थ्योरी कर रही थी कि केवल सरफेस पर कलेक्शन हो जाता है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर कलेक्शन हो जाता है, तो एडजॉर्बेंट यहाँ कैटालिस्ट है, तो कैटालिस्ट के सरफेस पर डिपोजिशन हो जाता है रिएक्शन का, तो वहीं पर बन जाता है। तो ये भी इनकम्प्लीट दे रहा था। और जब किसी भी रिएक्शन में हम इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कैटालिस्ट के इम्पोर्टेंस की बात नहीं कर रहे थे। वहाँ था कि रिएक्टेंट से कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, फिर उनमें और कुछ मॉडिफिकेशन होकर तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो वहाँ पर कैटालिस्ट की बात नहीं थी। जब कैटालिस्ट में कहा गया ओल्ड थ्योरी के अनुसार, तो कहा गया कि कैटालिस्ट के सरफेस पर सब जमा हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो ये भी पूरा स्टेप नहीं हुआ। तो अब इन दोनों को मिला करके, अब यहाँ पर जैसे ओल्ड थ्योरी को पढ़े देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, द रिएक्टेंट्स in gaseous state or in solutions are adsorbed on the surface of the solid catalyst। जो कैटालिस्ट यूज करते हैं सॉलिड, उनके सरफेस पर, ये हेट्रोजेनस की बात है, तो सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं। अब उस प्रोसेस में सरफेस के ऊपर जब रिएक्टेंट का डिपोजिशन, रिएक्टेंट मोलिक्यूल का डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर सरफेस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इंक्रीज करता है। तो द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि रिएक्टेंट मोलिक्यूल ज़्यादा आएंगे नज़दीक में, कम एरिया में ज़्यादा होंगे, उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि मोलिक्यूल ज़्यादा पास होंगे। एक ये सिंपल आइडिया था उसका। फिर ये भी था कि एडजॉर्प्शन चूँकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस एडजॉर्प्शन के कारण कैटालिस्ट पर जब एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उस एडजॉर्प्शन के कारण जो हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक है तो हीट निकलेगी, तो जो हीट निकलती है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो वही लिखा है, एडजॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन is utilized in enhancing the rate of the reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से सरफेस पर बढ़ रहा है और साथ में एक्सोथर्मिक होने के कारण उससे जो हीट निकल रही है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही है। ये ओल्ड मोड एडजॉर्प्शन थ्योरी कर रहे थे। और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में है कि जब भी कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ज़्यादातर केसेज में कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ इंटरमीडिएट बनते हैं कैटालिस्ट और रिएक्टेंट के साथ। तो अब एक थ्योरी इंटरमीडिएट थ्योरी हो गई और एक ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी हो गई। तो अब मॉडर्न में दोनों को मिला करके कंबाइंडली एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसी को यहाँ लिखा गया है कि द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी is the combination of intermediate compound formation theory and old adsorption theory। यानी मॉडर्न थ्योरी के अनुसार एडजॉर्प्शन ऑफ द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट भी होता है और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी होता है, दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो गया। तो अब ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस मॉडर्न थ्योरी के अनुसार, एडजॉर्प्शन थ्योरी के अनुसार हो रहा है, तो इसके समझने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स उसके देते हैं। तो द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। यानी ये जो मॉडर्न थ्योरी के अनुसार, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के अनुसार होमोजेनस के हेट्रोजेनस कैटालिसिस हो रहा है, तो इसको हम लोग 5 स्टेप में बांट सकते हैं। 5 स्टेप होते हैं।
तो पहला स्टेप है कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। सबसे पहले कैटालिस्ट जब डाला जाता है तो कैटालिस्ट के सरफेस पर जो रिएक्टेंट है उसके साथ सरफेस के साथ डिफ्यूज होने लगते हैं, सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन होने लगता है, मिलने लगते हैं। फिर एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। तो जब डिफ्यूजन होगा, नज़दीक आएंगे तो नज़दीक आने पहले मिलते हैं, इसके बाद एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी आउट होती है सरफेस से और उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। तो पहले डिफ्यूजन हुआ सरफेस पर, उसके बाद एडजॉर्प्शन हो गया किसका, तो रिएक्टेंट का। कहाँ, तो कैटालिस्टिक सरफेस पर, यानी कैटालिस्ट के सरफेस पर। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, जब वहाँ पर एडजॉर्ब हो गया तो इसके बाद अब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। पहले डिफ्यूज किए, नज़दीक आए सरफेस और रिएक्टेंट, इसके बाद सरफेस मोलिक्यूल्स और रिएक्टेंट जब नज़दीक आ गए तो कंबाइंडली जुट गए, एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन हो गया, अब दोनों काफ़ी क्लोज हो गए हैं, तो उसके बाद अब उसमें कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, ये तीसरा स्टेप हुआ। और इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बाद जब इंटरमीडिएट बन जाएगा तब क्या होगा, तो डिसॉर्प्शन होगा। तो फोर्थ में हो गया कि डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस, यानी कैटालिटिक सरफेस पर जो बना है इंटरमीडिएट कंपाउंड, अब उसको डिसॉर्ब किया जाएगा। तो एडजॉर्ब मिलने का काम करता है, डिसॉर्ब वहाँ से रिमूव करने का काम करता है। तो उस सरफेस से रिमूव होगा तो अब वो सरफेस खाली हो जाता है कैटालिस्ट का। तो अब खाली हो जाता है तो फिर अदर पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट आकर के फिर प्रीवियस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट बनने के बाद उस इंटरमीडिएट को वहाँ से हटा दिया जा रहा है, वो खाली हो जा रहा है, तो वहाँ पर फिर नया रिएक्शन का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस बार बार चलते रहता है, कैटालिस्ट एज यूजुअल रहता है। और फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस, यानी कैटालिस्ट सरफेस पर से जो हट रहे हैं, डिसॉर्ब हो रहे हैं, तो उनका डिफ्यूजन होने लगता है। कहाँ, तो उसी रिएक्टेंट के अंदर, अपार्ट फ्रॉम, अवे फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप में आपका ये मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस कंप्लीट हो जाता है, यानी हेट्रोजेनस कैटालिसिस कंप्लीट हो जाता है मॉडर्न थ्योरी के अनुसार। 5 में याद रखने के लिए सिंपली याद रखिए कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, इसके बाद कहाँ होगा, तो ऑन द कैटालिटिक सरफेस पर तो होना ही है, कॉमन है सब में। तो पहला डिफ्यूजन होगा, दूसरा उसके बाद एडजॉर्प्शन होगा, तीसरा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, चौथा डिसॉर्प्शन होगा, और डिसॉर्प्शन के बाद लास्ट में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द। तो कहने का मतलब कि बीच में रिएक्टेंट इधर से शुरू हुआ डिफ्यूजन से, उसके बाद एडजॉर्प्शन, तब बीच में आ गया इंटरमीडिएट, अब उल्टा प्रोसेस शुरू होगा। तो अब बीच वाले के जस्ट बगल में था हमारा एडजॉर्प्शन, तो नीचे हो जाएगा डिसॉर्प्शन, और उसके बाद डिफ्यूजन सबसे शुरू में था, तो यहाँ सबसे लास्ट में भी डिफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी आइए देखते हैं कि इस बात को हम कैसे स्टेप वाइज डायग्रामेटिकली। अब देखिए, ये जो हेट्रोजेनस कैटालिसिस के स्टेप हैं उनको हम लोग बाय डायग्राम भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कैटालिटिक सरफेस विथ फ्री वैलेंसीज, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में कुछ ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोई एटम्स हैं और उनके बीच में कुछ फ्री वैलेंसीज हैं। तो अब इसमें हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, एक है ए और एक है बी, दोनों को मिलाए हुए हैं, दोनों रिएक्टेंट हैं, इस कैटालिस्ट के साथ आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्री वैलेंसीज हैं उन्हीं के पास जब नज़दीक आएंगे डिफ्यूजन होगा, इसके बाद वो दोनों वैलेंसी पर जाकर के पहले अटैच होंगे। तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोसेस में आता है तो क्या होता है कि जैसे ए और बी में से एक जगह एक वैलेंसी पर और एक दूसरा एक वैलेंसी पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो आपका कैटालिस्ट था इसके एक वैलेंसी पर ए आ गया, एक वैलेंसी पर बी आ गया। अब इसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में क्या होता है कि अब ए और बी भी आपस में बॉन्ड्स जैसे जुड़ गए, यहाँ पर जैसे एक सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है तो ये जुड़ गए, तो ये इंटरमीडिएट बन गया है।
अब इस इंटरमीडिएट में अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो डिसॉर्प्शन होगा। तो डिसॉर्प्शन होगा तो ये जो अटैच्ड पार्ट है ये हट जाएगा। तो जब ये अटैच पार्ट हटेगा तो अब क्या बच गया, फिर ये जो आपका कैटालिस्ट था ये कैटालिस्ट बच गया। और इसके बाद जो ए बी था, तो पहले ए और बी अलग अलग थे, उनमें कोई बॉन्ड नहीं था, और यहाँ पर ए और बी आपस में बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहाँ पर ए बी के रूप में आपका ये प्रोडक्ट मिल जाता है। और फिर ये आपका बच गया तो इस स्टेज में चला आया, फिर ए और बी के अदर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ेंगे, फिर इस रूप में जुड़ेंगे, इंटरमीडिएट बनेगा, फिर ऐसा होगा। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है कैटालाइसिस में, और आपका प्रोडक्ट फास्टली बनता है। अगर ये नहीं रहता तो ए और बी के नज़दीक आने में और इस तरह का इंटरमीडिएट बनाने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती। अब इसके बाद ये जो सॉलिड कैटालिसिस होते हैं, सॉलिड कैटालिस्ट होते हैं, उनके फीचर्स हम लोग देखते हैं तो इसमें दो तरह के फीचर मिलते हैं, एक एक्टिविटी मिलता है और एक सेलेक्टिविटी मिलता है। हम लोग पहले एक्टिविटी को देख लेते हैं, उसके बाद सेलेक्टिविटी को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट में पहला है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब ये केमिसॉर्प्शन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। केमिसॉर्प्शन में क्या होता है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन आसानी से होता है, क्योंकि सरफेस मोलिक्यूल्स के साथ और जो रिएक्टेंट है उनका कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है केमिकली चेंज के द्वारा। अब फिजिक्सॉर्प्शन में नहीं होता था, तो केमिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन पर अधिकतम डिपेंड करता है। केमिसॉर्प्शन का जितना स्ट्रेंथ फास्ट होगा वो आपका उतना ही स्ट्रांगली कैटालिसिस होगा, अगर कम है तो कैटालिसिस प्रोसेस स्लो होगा। इसके बाद तो अब इसका डिफिनीशन देते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कैटालिस्ट के द्वारा कितना एक्सेलरेट किया जाता है उसी के एबिलिटी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। तो एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट में हो गया कि वो कितना किस रेट से आपको बढ़ा रहा है रिएक्शन या कम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, तो ये दोनों अगर प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो एक्सप्लोसिवली बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, एक्सप्लोसिवली तरीके से, और इसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो 2H2 गैस है, O2 गैस है, प्लेटिनम से के कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो आपका 2H2O लिक्विड बनता है। तो यहाँ पर प्लेटिनम के ये एक्टिविटी शो हो रही है। अब इसके बाद आइए देख लेते हैं सेलेक्टिविटी को, और उसके बाद एक और टॉपिक देखेंगे, तब वीडियो को कंक्लूड करेंगे। अब देखिए दूसरा टॉपिक सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी ये है कि फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन द सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इस डिफिनीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एबिलिटी जो था उसमें डायरेक्ट आपका कैटालिस्ट जो था वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता था। उसमें पार्टिकुलर टाइप का रिएक्शन है, उस पार्टिकुलर टाइप में आप कैटालिस्ट डालते थे तो उसमें हमेशा एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता था। तो वो एबिलिटी थी कि वो कैटालिस्ट डायरेक्ट एबल है, वो बना रहा है क्या, तो एक ही टाइप के प्रोडक्ट को बना रहा है, एक टाइप के सेम टाइप के रिएक्शन से। और यहाँ सेलेक्टिविटी में क्या है कि किसी जब रिएक्टेंट आपके सेम हों और अलग अलग कैटालिस्ट जब दिया जाता है तो उस केस में आपके प्रोडक्ट अलग अलग बन सकते हैं। तो जब सेम टाइप के रिएक्टेंट्स में अलग अलग कैटालिस्ट यूज करने से अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त हों तो उस प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिस्ट को हम लोग या उस फीचर ऑफ कैटालिस्ट को कहेंगे सेलेक्टिविटी। तो यानी कैटालिस्ट दोनों नेचर दिखाता है, आपको एक्टिविटी भी दिखाता है, वो डायरेक्ट रिएक्शन को करता है, प्रमोट करता है, और दूसरी बात है कि कोई कैटालिस्ट अलग अलग रूप में यूज किए जाते हैं या किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर अलग अलग कैटालिस्ट हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे प्रोडक्ट भी अलग अलग मिल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है
ये सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट कहलाता है। तो एबिलिटी और सेलेक्टिविटी ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, दोनों फीचर्स हैं किसके, तो कैटालिस्ट के। एबिलिटी के द्वारा क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट को बनाता है, और सेलेक्टिविटी के द्वारा क्या है कि डिफरेंट कैटालिस्ट यूज किए जाने पर, सेम रिएक्शन में डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करने पर हमको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल CO गैस है, H2 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 तीनों में है, तीनों रिएक्शन देख रहे हैं। इसमें कैटालिस्ट जब CO यूज किया गया फॉर्मल्डिहाइड बना HCHO। उसी तरीके से जब निकेल यूज किया गया तो मीथेन बनता है और H2O निकल गया। उसी तरीके से CuZnO Cr2O7 जब यूज किया गया कैटालिस्ट के रूप में तो इसमें आपको मिथेनॉल बन गया। तो ये तीनों में CO और H2 थे, लेकिन अलग अलग कैटालिस्ट के यूज के कारण आपके प्रोडक्ट अलग अलग मिलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है कैटालिस्ट की, यही सिलेक्टिविटी कहलाती है। ओके, अब इसके बाद आज के लिए लास्ट टॉपिक हम लोग एक देख लेते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस के बारे में, कि सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस क्या होता है। तो सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस का मतलब ये होगा कि कैटालाइसिस का प्रोसेस होना है और वो किसी विशेष टाइप के शेप से गाइडेड हो, शेप से इन्फ्लुएंस्ड हो। तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर, पोर मतलब स्मॉल होल, तो पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट and the size of the reactant and product molecules is called safe selective catalysis। तो अब मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, कैटालिस्ट है, और उसमें पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। तो वो पोर्स अगर बड़े साइज में होंगे तो उनके अंदर में रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में जाएंगे, ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, तो वहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर पोर छोटा है और आपके रिएक्टेंट के पार्टिकल्स बड़े हैं तो उतने अंदर तक नहीं जा पाएंगे, तो रिएक्शन कम होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कैटालिटिक रिएक्शन जो होता है, कैटालाइसिस जो होता है, ये सरफेस से होने वाला रिएक्शन, सरफेस से गाइड होने वाला है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा सरफेस मिलेगा तो उसमें रिएक्शन ज़्यादा होगा, कैटालिटिक रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में जब पोरस स्ट्रक्चर होगा, पोर थोड़ा बड़े बड़े होंगे और रिएक्टेंट के साइज, प्रोडक्ट के साइज अगर छोटे होंगे, दोनों के साइज छोटे, तो उस कंडीशन में जाना रिएक्टेंट का एडजॉर्ब होना और फिर डिजॉर्ब होकर के बाहर निकलना, डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट होना। तो ये दोनों प्रोसेस फास्ट रेट से होंगे। तो उस कंडीशन में आपका कैटालिटिक एक्शन ज़्यादा होगा। तो अब इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल्स इसके आते हैं डिफरेंट टाइप के जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स। ये सिलिकेट हैं, तो सिलिकेट के ही 3 डायमेंशनल नेटवर्क हैं जो एल्युमिनियम के साथ मिले हुए हैं। इसमें कुछ से सिलिकॉन के, जो सिलिकेट में जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, तो उसी में से जो उनका लेटिस स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें से सिलिकॉन के कुछ एटम्स एल्युमिनियम द्वारा रिप्लेस्ड हो जाते हैं। और एल्युमिनियम द्वारा रिप्लेस्ड होते हैं तो आपका एक फ्रेमवर्क बन जाता है AlOSi, ये आपका बन रहा है। तो अब यहाँ सिलिकॉन दोनों जगह रहता है, तो सिलिकॉन के जगह एल्युमिनियम हट गया, एल्युमिनियम रिप्लेस हो गया, सिलिकॉन कुछ हट जाते हैं। तो इस तरह से AlSi और O के कंबाइंड फॉर्म बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। तो इसके जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसमें बीच बीच में हनीकॉम्ब की तरह उनका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो वही जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, तो सेफ सेलेक्टिव मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं। और दे आर गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट ड्यू टू देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसके कारण वो काफ़ी अच्छे सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, यानी सेफ सेलेक्ट करके रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो अब उसी में से वो ज़्यादा जियोलाइट आपको पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री जो होती हैं, उसमें पेट्रोकेमिकल्स को, क्रूड ऑयल्स को क्रैकिंग करके डिफरेंट टाइप के पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस बनाने होते हैं। तो उन सब में इनका जियोलाइट का कैटलिस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। उसी में एक एग्जाम्पल है आपको JSM5। ये एल्कोहल को डायरेक्ट
गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, तो ये भी पेट्रोकेमिकल में यूज किया जाता है। आप एग्जाम्पल के रूप में यूज किया सकते हैं। पूछा जा सकता है कि GSM-5 का क्या काम है, तो GSM-5 एक जियोलाइट है जो सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस के रूप में काम करता है। और ये क्या करता है, तो एल्कोहल को डायरेक्ट गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को, तो डायरेक्ट पेट्रोल में कन्वर्ट करता है, कहते हैं बाई डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से डिहाइड्रेट करके एल्कोहल में से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल के आपको गैसोलीन देता है और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर देता है। तो जियोलाइट्स वेरी गुड सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं और इनका पेट्रोकेमिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरीके से आज हम लोग कैटालिसिस के डिफरेंट एक्शन को देखें। अब इसी में एक होता है एंजाइम्स एंड एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटालिसिस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देख करके और कैटालिसिस के डिफरेंट स्टेप्स को, डिफरेंट फॉर्म को समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में आपको एंजाइम के बारे में देखेंगे और एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम कैटालिस्ट का क्या एक्शन होता है, उनके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।